साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संगठन यूनिट के आज हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को समझेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है ना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब साथियों देखते हैं केंद्रीकरण क्या होता है। जब एक संगठन जब केंद्रीकृत कहलाता है, तब व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं तथा कार्य निष्पादन करने वाले प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं साथियों। केंद्रीकरण की परिभाषाएं। एलन के अनुसार किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित रखने को केंद्रीकरण कहते हैं। हेनरी फ्यूल के अनुसार अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वह विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। जो इनको कम करते हैं केंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों हम विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं। विकेंद्रीकरण अपने अधिकार अधीनस्थों को देने का नाम है। किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है, वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसकी परिभाषाएं देखते हैं साथियों। एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित एवं स्थायी रूप से अधिकारों का प्रत्यारोपण है। लुइस एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केवल केंद्रीय बिंदुओं पर ही प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों को सौंपना है। फिर हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रत्येक कार्य जिसमें अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है विकेंद्रीकरण कहलाता है। व्हाइट के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। साथियों अब देखते हैं विकेंद्रीकरण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। किन कारणों से, किन उद्देश्यों से विकेंद्रीकरण किया जाता है। उच्च प्रबंधकों पर कार्य का भार कम करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। अधीनस्थों में प्रबंधकीय गुणों का विकास करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा संगठन का सर्वांगीण विकास करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण का महत्व देखते हैं। अधीनस्थों में स्वप्रेरणा से कार्य करने की भावना का विकास, भविष्य के लिए अच्छे प्रबंधक तैयार करना, निर्णय में शीघ्रता लाना तथा शीर्ष प्रबंधन को राहत देना। इसके अलावा क्षेत्र श्रेष्ठ निर्णय में आसानी तथा विकास को गति प्रदान करना विकेंद्रीकरण के उद्देश्य और महत्व हैं। साथियों जब किसी संगठन में विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो यह बिल्कुल ही सामान्य बात है कि उस संगठन में बड़े अधिकारियों को अपने अधिकारों का भी हस्तांतरण करना होगा नीचे के अधिकारियों को। तो आइए अधिकार हस्तांतरण या अंतरण या प्रत्यारोपण या भारार्पण को समझते हैं। इसको अंग्रेजी में पावर डेलीगेशन भी कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। बड़े व्यावसायिक उपक्रमों में उच्च अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर व्यवसाय के सभी कार्यों को स्वयं कर सकें। अतः किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने अधिकारों व उससे संबंधित अधिकार अपने अधीनस्थ को दे, जिससे कार्य में पूर्ण दक्षता पाई जा सके। अधिकार अंतरण का अर्थ दूसरों को कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं साथियों। अधिकार अंतरण की परिभाषा। टेरी के अनुसार अधिकार अंतरण का अर्थ एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकारों का सौंपना है।
मूनी के अनुसार एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों को दूसरों को सौंपना अधिकार अंतरण कहलाता है। थियो हेमन के अनुसार अधिकार अंतरण से केवल इतना आशय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। लुइस एलन के अनुसार अधिकार अंतरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च प्रबंधन अपने कार्यों को इस प्रकार विभाजित करता है जिससे कि वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, और इस प्रकार वह शेष कार्य को पूरा करने के लिए अन्य लोगों की सहायता प्राप्त करता है। साथियों, अब हम अधिकार अंतरण के प्रकार देखते हैं। प्रशासनिक अधिकार अंतरण, इसमें अधीनस्थों को प्रशासनिक कार्य के अधिकार दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन के कार्य एवं अनुशासन संबंधी कार्य होते हैं। साथियों, इसमें छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करना, कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करना, मेडिकल मंजूर करना, समय पर आने की पाबंदी लगाना, नहीं आने पर अनुशासन की कार्रवाई करना इत्यादि। अगले है क्रियात्मक अंतरण। विक्रय, वित्त, उत्पादन, विज्ञापन संबंधी अधिकार उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इसे संस्था के कार्य में तेजी आती है। अगला है भौगोलिक अंतरण। इस प्रकार का अधिकार अंतरण क्षेत्र के अनुसार होता है। विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को अधिकार देकर वहां की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद आता है साथियों तकनीकी अधिकार अंतरण। यह तकनीकी कार्यों से संबंधित होता है। यह मोटर, इंजन, मशीनों एवं कंप्यूटर जो संस्था में उपयोग में आते हैं उनके रख रखाव एवं खरीदी से संबंधित अधिकार हैं जो उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अब अधिकार अंतरण के सिद्धांत। किन सिद्धांतों पर अधिकारों का अंतरण किया जाता है? पहला है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधीनस्थों को कर्तव्य के साथ अधिकार भी दिए जाने चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत। अधीनस्थ के केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए ताकि कार्य करने में कोई असमंजस नहीं रहे। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके अनुसार जिम्मेदारी एवं अधिकार सह-अस्तित्व में होना चाहिए। जिम्मेदारी के अभाव में अधिकारों का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है या दुरुपयोग होता ही है। अब साथियों देखते हैं अधिकार अंतरण में आने वाली कठिनाई, समस्याएं या बाधाएं। इससे क्या क्या फर्क पड़ता है संगठन के कामकाज पर, तो इसमें क्या बाधाएं या क्या कमियां हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है नियंत्रण में कमी। अधिकार सौंपने के बाद प्रबंधन के अधिकारों में कमी आ जाती है, अतः कोई भी प्रबंधन अपने प्रभाव को संस्था में कम नहीं करना चाहता है। फिर निर्देशन करने की क्षमता का अभाव। अधिकार आंतरित करने से उच्च प्रबंधन को नीचे तक निर्देश करने में कठिनाई आती है, अतः कोई भी प्रबंधन अधिकारों के अंतरण के पक्ष में नहीं रहता। अधीनस्थों में प्रतिस्पर्धा। उच्च प्रबंधन से और अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों में आपसी स्पर्धा आरंभ हो जाती है जो संस्था के लिए उचित नहीं है। अगला है सूचना की कमी। अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार आंतरित कर देने से निचले श्रमिक स्तर पर क्या घटित हो रहा है यह सूचना उच्च प्रबंधन तक नहीं पहुंच पाती, अतः संस्था के अनुशासन में कमी आती है। साथियों, इस तरह मैंने आपको केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण तथा अधिकार अंतरण पर यह लेक्चर तैयार कर प्रस्तुत किया। इस लेक्चर के साथ ही संगठन नामक हमारी जो यूनिट थी वो समाप्त होती है और इस पर बनने वाले करीब करीब सभी प्रश्नों को हमने अपने अध्ययन में शामिल कर लिया है। तो आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस लेक्चर में दिए गए पठन सामग्री को अपनी अध्ययन सामग्री का मुख्य भाग बना लें तथा आगे हम सामान्य प्रबंधन की अगली यूनिट का आरंभ करेंगे। बस अब इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे
फिर एक बार निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में पहुंचाइए और मेरे साथ लगातार अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।